हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पूरे पाकिस्तान में एक और ऑपरेशन जारी करने का ऐलान किया गया है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम। लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे कहा जा रहा हो कि ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम, लेकिन जिस तरह का ये ऑपरेशन किया जा रहा है या जिस तरह से ये हुकूमत ऑपरेशन करने जा रही है और इत्तेफाक राय की कोशिश कर रही है, उससे यही लगता है कि ये ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम ही होगा। पाकिस्तान में पहले जितने इस तरह के ऑपरेशन होते रहे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वो इत्तेफाक राय से हुए थे। सबसे बड़ा ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब हुआ था 2014 में। सारी पार्टियां उसके ऊपर मुत्तफ़िक़ थीं। तहरीक इंसाफ थोड़ी थोड़ी इधर उधर फिर रही थी, वो थोड़ी थोड़ी उखड़ी हुई थी, लेकिन वो भी उस ऑपरेशन में इत्तेफाक राय में शामिल थी। ये वही दौर था जब इमरान खान की तरफ से धरना दिया गया था। उस ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी, वो ऑपरेशन क्यों नागुज़ीर हो गया था। मुस्लिम लीग नून की तरफ से पूरी कोशिश की गई, मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, कि इस ऑपरेशन से बचा जाए, तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, TTP वालों के साथ, उनके साथ किसी किस्म की कोई महाज़राई ना की जाए। इरफान सदीकी साहब को मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने की सरबराही दी गई थी, लेकिन तालिबान ने इमरान खान का नाम दिया था अपनी तरफ से मुज़ाकरात के लिए, सरबराही के लिए, लेकिन ये मुज़ाकरात की बेल मंडे न चढ़ सकी इमरान खान को। इसी वजह से कुछ लोग तालिबान खान भी कहते हैं। तालिबान की तरफ से, TTP की तरफ से इमरान खान का नाम क्यों दिया गया था, ये भी उन दिनों बड़ा सवाल था। सिर्फ़ और सिर्फ ये बताने के लिए शायद इमरान खान का नाम दे दिया गया तालिबान की तरफ से कि इमरान खान उनके हमायती हैं। उस वजह से इमरान खान को फिर तालिबान खान भी कहा गया। लेकिन जब ऑपरेशन की बात हुई तो इमरान खान अपनी हुकूमत के साथ खड़े थे। मुज़ाकरात के ऑप्शन को जनरल राहील शरीफ, जो उन दिनों आर्मी चीफ थे, उनकी तरफ से मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं, ऑपरेशन होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बादल नखास था, इस ऑपरेशन की हमायत की गई थी, लेकिन जब उन हुकूमत की तरफ से इस ऑपरेशन की हमायत कर दी गई तो फिर हुकूमत ने पूरी तवज्जो से, पूरी ताकत से, पूरी जाफशानी से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया और पाकिस्तान से TTP का तकरीबन ख़ात्मा कर दिया। ज़रा चले जाएं 2014 और 2014 से कबल पाकिस्तान में TTP का कितना ज़्यादा होल्ड था। ख़ासकर कबायली इलाकों में तो उनकी अपनी हुकूमत थी। उसी के बलबूते पर उनकी तरफ से कहा गया था कि पूरे पाकिस्तान में शरीयत का नफाज किया जाए और जिस शरीयत को वो मानते हैं उसी शरीयत का नफाज किया जाए। वहाँ पे उन लोगों की तरफ से ऐसी शरीयत का नफाज किया जा चुका था। पूरे इलाके, कबायली इलाकों को यरगमाल बनाया जा चुका था। वहाँ पे हमारी हुकूमत की रेट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। पूरे पाकिस्तान में भी उनका इतना ज़्यादा होल्ड था कि मीडिया में किसी को जुर्रत नहीं थी कि पाक फ़ौज के साथ मुकाबले में मारे जाने वालों को कोई हलाक लिख दे। उनको जाँ बहक लिखा जाता था, पाक फ़ौज के इस मुकाबलों में मारे जाने वालों को शहीद लिखा जाता था। एक अरसे तक वहाँ पे यही सूरत हाल रही, लेकिन जब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब लॉन्च किया गया, जनरल राहील शरीफ की तरफ से ये तजवीज़ दी गई थी, जिसको मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने तस्लीम किया और सारी जमातों ने उस पर इत्तेफाक राय किया। और उन दिनों में जो कुछ वहाँ पे कबायली इलाकों में हो रहा था, वहाँ पे ना सिर्फ ये कि उनकी अपनी रेट थी, अपनी हुकूमत थी, बल्कि वहाँ पे असला साजी के कारखाने भी लगे हुए थे। जब ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद फिर जिस कुव्वत के साथ पाक फ़ौज की तरफ से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, बहुत से TTP के लोग पाकिस्तान से भागकर अफ़गानिस्तान जा छुपे। कुछ पाकिस्तान में जहाँ पे उनका सींग समाया वहाँ पे चले गए और जैसे ही उनको मौका मिलता कोई ना कोई वारदात कर देते, कोई ना कोई कार्रवाई कर देते। 2014 उससे पहले और कुछ अर्सा उसके बाद भी पाकिस्तान में जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी होती थी, धमाके होते थे, खुदकुश हमले होते थे, रोज़ाना 2-2, 3-3 भी ऐसे हमले हो जाया करते थे। लेकिन ये लोग, ये दहशतगर्द पाकिस्तान से भागे, अफ़गानिस्तान में जाके इन्होंने पनाह ली। पाकिस्तान में भी सूरत हाल बेहतर होगी, मीडिया आज़ाद हो गया, मीडिया में इनको फिर हलाक लिखा जाने लगा और पाक फ़ौज के जवानों को, फौजी अफसरों को जो शहीद हो रहे थे उनको तो पहले ही शहीद लिखा जा रहा था। लेकिन इनकी वाकई जिसको कहते हैं दहशतगर्दों की कमर टूटना, वो कमर टूट गई थी। इनके असला के कारखाने तबाह कर दिए गए, लेकिन
पाकिस्तान को उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ी, भारी कीमत अदा करनी पड़ी। लाखों लोगों को वहाँ से निकाला गया, लाखों लोग बेघर हो गए और आज तक भी सारे के सारे दोबारा से सेटल नहीं हो सके। वो कीमत, भारी कीमत पाकिस्तान को अदा करना पड़ी थी उस ऑपरेशन की। लेकिन दहशतगर्द जहाँ से भाग गए थे, आज फिर एक और ऑपरेशन की बात की जा रही है। क्या पाकिस्तान में हालात उस तरह के हैं जिस तरह के 2014 में थे, जब ज़रबे अज़ब ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और कामयाबी से हमकिनार हुआ था। आगे चलने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अब तक पाकिस्तान में 9/11 के बाद कितने ऑपरेशन हो चुके हैं। ये एक सहाफ़ी उबैद हैं, उन्होंने इस पर काम किया है। उन्होंने बताया है कि कितने पाकिस्तान में ऑपरेशन हुए 9/11 के बाद। वो तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये है इमरान रियाज खान की जुबान। ज़रा मुलाहिजा कीजिए। 2002 तक ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये एक ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन अलमीजान 2002 से 2006 तक हुआ था। ऑपरेशन जलजला 2008 में हुआ था। ऑपरेशन सिराते मुस्तकीम 2008 में हुआ था। ऑपरेशन ज़रबे कलीम 2008 में हुआ था। ऑपरेशन शेरदिल, ऑपरेशन राहे हक, ऑपरेशन राहे रास्त 2007 से 2009 तक हुए थे। और 2009 में ऑपरेशन खैबर पास, ये ऑफेंसिव ऑपरेशन था, 2009 में हुआ। और ऑपरेशन राहे निजात, ये 2009 और 10 में हुआ। फिर ऑपरेशन ज़रबे आहन, ये 2014 में हुआ, राजनपुर के कच्चे के इलाके में छोटू गैंग के खिलाफ ये हुआ था। फिर ऑपरेशन ज़रबे अज़्म, ये 2014 से 2016 तक चलता रहा। और ऑपरेशन खैबर, ये 2014 से 2017 तक चला। खैबर एजेंसी में 4 फेज में हुआ था, खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3 और खैबर 4। और फिर 2017 में ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ये इशू हुआ था, जनरल बाजवा साहब ने किया था। और अब जो है 2024 में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कोई भी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। इमरान खान साहब मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ हैं। वो हमेशा से ये कहते हैं कि चीजों को या तो टेबल के ऊपर हल करें या अपनी लॉ एनफोर्समेंट को इतना स्ट्रेंथ। ये हमने बता दिया कि पहला ऑपरेशन पाकिस्तान में 9/11 के बाद 2001 में शुरू हुआ था, 2002 तक ये जारी रहा। ज़रबे अज़ब के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ऑपरेशन शायद ज़रबे अज़ब था, जो कामयाबी से हमकिनार हुआ। उन दिनों में जो हालात थे वो आपके सामने रखे हैं, लेकिन आज हालात क्या उस तरह के हैं? अगर आज हालात उस तरह के हैं तो उससे बढ़कर ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन आज हालात उस तरह से नहीं हैं। आज दहशतगर्दी हो रही, और जो अब कहा जा रहा है कि 2024 में एक और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जारी किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, तो क्या उसकी ज़रूरत है? इस पर हमने तबसरा कर लिया कि इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रबे अज़ब जिस दौरान ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसकी बिल्कुल ज़रूरत थी। उसके बाद रद्दुल फसाद जनरल बाजवा साहब की तरफ से जारी किया गया, जनरल बाजवा साहब की तरफ से लॉन्च किया गया ऑपरेशन था। वो जनरल बाजवा साहब ने शायद अपने आप को मनवाने के लिए कि जनरल राहील शरीफ ने अगर ऑपरेशन ज़रबे अज़ब शुरू किया, लॉन्च किया, तो मैं भी अपने नाम के साथ एक ऑपरेशन लगाता चलूँ। वो जनरल बाजवा की तरफ से शुरू किया गया ऑपरेशन था। बहरहाल वो भी कामयाब हुआ। लेकिन जिस तरह से आज ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात की जा रही है, वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि इस पर कंसेंसस नज़र नहीं आ रहा। मौलाना फजल रहमान इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी इसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। तो क्या इस पर इत्तफ़ाक़ राय हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि इस ऑपरेशन की ज़रूरत भी है और इस पर इत्तफ़ाक़ राय भी हो सकता है। तो उस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में नहीं हो रहे। बहरहाल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की तरफ से एक नेशनल एक्शन प्लान भी जारी किया गया था, सारी अफवाज की तरफ से, सारी पार्टियों की तरफ से उस पर इत्तेफाक राय था। उसी पर अमल कर लिया जाए तो आज की दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता है। ये उस तरह की दहशतगर्दी नहीं हो रही जिस तरह की 2014 में, 2014 से पहले या उससे कुछ अरसा बाद हुई थी। पाक फौज के जवानों के कितनों के दर्जन भर, 1.5 दर्जन के सर काट कर उनके साथ दहशतगर्दों की तरफ से फुटबॉल खेला गया और उसकी वीडियो भी वायरल की गई। इसके साथ साथ अदालतों पर हमले, इसके साथ साथ पाक फौज की तनसीबात पर हमले, GHQ पर हमले, एयर बेसेज पर हमले, ये सारा कोई दहशतगर्दों की तरफ से इससे भी बढ़कर किया जा रहा था। तो उसकी बिल्कुल ज़रूरत थी। लेकिन आज किसी ऑपरेशन की, बड़े ऑपरेशन की, उस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आजकल हालात हैं दहशतगर्दी के, उन पर काबू पाया जा सकता है हमारे अदारों की तरफ से। जिस तरह से पाक फ़ौज को
فری ہینڈ ہے، مزید بھی اختیارات کی ضرورت ہے تو ان کو دے دینے چاہیے، لیکن اس طرح کا آپریشن جس طرح ضرب عضب ہوا تھا اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ بہرحال کنسنسس کی پھر بھی ضرورت ہے، جو بھی آپ نے آپریشن کرنا ہے اس کے لیے کنسنسس، اتفاق رائے ضروری ہے، ساری پارٹیوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ لیکن آج کی حکومت کی نیت بالکل درست نہیں ہے، بد نیت یہ حکومت کی، کیونکہ جیسے اس حوالے سے بات کی گئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپیکس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا، وہاں پہ تحریک انصاف کی نمائندگی ان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور موجود تھے، انہوں نے بھی اتفاق رائے کیا، لیکن ان کی طرف سے کئی سوالات اٹھائے گئے۔ تحریک انصاف کئی سوالات اٹھا رہی ہے کہ کیسے آپریشن کیا جائے گا، کیا کچھ کیا جائے گا، ان کے سوالات کے جوابات آ جاتے ہیں تو پھر بھی ایک اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ لیکن بات کی کہ آج کی حکومت اس کی نیت درست نہیں ہے۔ خواجہ اصف کی طرف سے جو وزیر دفاع ہیں، جن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاک فوج کے خلاف تحریک انصاف دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر آج یہ بات کی جا رہی ہے، بغیر ثبوت کے بات کی جا رہی ہے، اگر ایسا کچھ ہے تو تحریک انصاف کو ایک دن بھی نہیں ملنا چاہیے، اس کو بین کر دینا چاہیے، اور جو لوگ ایسا کچھ کر رہے ہیں سب کو پابند سلاسل ہی نہ کیا جائے، بلکہ ان پر دہشت گردی کے مقدمات چلائے جائیں، دہشت گردی کے تحت ان سے نمٹا جائے۔ اگر واقعی ایسا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر خواجہ سب کو زبان بند رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس بندے کا سب سے زیادہ کردار ہے، سب سے بڑا فرض ہے کہ وہ سب کو ایک ٹیبل پر بٹھائے، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے تو کس طرح سے اتفاق رائے ہوگا؟ حکومت کی طرف سے خود ہی خواجہ اصف کے بیان کے بعد اس آپریشن کو متنازع بنانے کی جڑ رکھ دی گئی ہے، بنیاد رکھ دی گئی ہے، تو کس طرح سے اس آپریشن پر اتفاق رائے ہوگا اور یہ آپریشن کامیابی سے ہمکنار ہوگا؟ ویسے میں اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہوں کہ موجودہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے 2014 میں اور ضرب عضب آپریشن لانچ کیا گیا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ آج کی حکومت اور ہماری فوج کس طرح سے اس معاملے کو لے کے آگے چلتی ہے، کس طرح سے نمٹتی ہے۔ بہرحال اگر یہ آپریشن ناگزیر ہو چکا ہے تو اتفاق رائے ناگزیر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔